गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूं कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तो बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ, दैट इज यूनिट 2 ऑफ सोगा। तो सर सोगा यूनिट 2 के इसमें ओके हम क्या करेंगे, सेक्शन 10 तक अपन ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। कहां पर? यूनिट 1 में। यूनिट 2 इज सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 11 एंड इट 11 फ्रॉम 17, 11 टू 17 तक यूनिट 2 चलने वाला है। तो और यूनिट 2 आपके लिए तोड़ इंपॉर्टेंट रहा है फॉर ए कंडीशन का कॉन्सेप्ट। तो आराम से देखिए, वैसे टेक्निकली अगर इसको समझ में आ गया तो सारी चीजें बैठ जाती है दिमाग में, लेकिन लॉजिक दिमाग में तोड़ रखना है। सबसे पहले व्हाट इज ए स्टिपुलेशन। सबसे पहला 11 सेक्शन क्या बोलता है, स्टिपुलेशन क्या होता है। वैसे मैं आपको पहले बता दूं, स्टिपुलेशन मतलब एक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किसने किया हुआ है? सेलर ने किया। किसको किया? बायर। और बायर उस स्टिपुलेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। तो स्टिपुलेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टिपुलेशन एज टू डिलीवरी, स्टिपुलेशन एज टू प्राइस। स्टिपुलेशन टू प्राइस कंडीशन, स्टिपुलेशन एज टू प्राइस नॉट एन इंपॉर्टेंट, ओके वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में इंपॉर्टेंट आएगी जब अनपेड वाला सेलर आएगा। लेकिन यहां पर स्टिपुलेशन एज टू टाइम और डिलीवरी ये सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। तो स्टिपुलेशन एज टू टाइम और डिलीवरी के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? तो 11 क्या बोलता है? स्टिपुलेशन एज टू टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी डिलीवरी का कॉन्सेप्ट, टाइम का, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेदर और नॉट सच स्टिपुलेशन इज एन एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन terms agreed upon. Stipulation as to time of delivery are usually essence of contract. Price is not an essence of contract, but price के बिना काम नहीं होगा। हर कॉन्ट्रैक्ट में सेल में क्या चाहिए? प्राइस, प्राइस चाहिए। प्राइस नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्चुअली ओके सेक्शन 12। सर सेक्शन 12 क्या बोलता है? कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है? आई डोंट नो डेफिनेशन कितना अच्छे से याद है। अ स्टिपुलेशन ओके व्हिच इज एन मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके जो एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसको बोलते हैं हम लोग कंडीशन। द ब्रीच ऑफ विच गिव द राइट टू द बायर टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। परफेक्ट। और व्हाट इज द स्टिपुलेशन? व्हाट वारंटी का स्टिपुलेशन? स्टिपुलेशन व्हिच इज एन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ which gives the buyer the right to claim damages। यहां पर ये दो स्टिपुलेशन का पॉइंट है। तो याद रखना, एक है मेन पर्पस, तो दोनों में लिखना है, मेन पर्पस दोनों में लिखना है। एक है एसेंशियल टू मेन पर्पस, एक है कोलेटरल। एक है ब्रीच रेपुडिएट टू डैमेज, एक रेपुडिएट टू कॉन्ट्रैक्ट, और एक होगा ब्रीच रेपुडिएट टू डैमेज। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ स्टिपुलेशन। अ स्टिपुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स एंड सब्जेक्ट और मे बी कंडीशन और वारंटी। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच व्हिच गिव राइट टू ब्रीच रेपुडिएटेड। ओके, ये ध्यान रखना। वारंटी केस में नहीं लिखा हुआ है, पर वारंटी का सेम आंसर लिखना है, खाली इसमें वर्ड क्या चेंज हो जाएगा? एक चेंज, ये एसेंशियल की जगह वर्ड क्या आ जाएगा? कोलैटरल। और यहां पर ब्रीच राइट टू ट्रीट ओके द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड को क्या होगा? क्लेम डैमेजेस। बस बाकी सेम आंसर रहेगा, बाकी सिनारियो सिंपल रहेगा कंडीशन एंड वारंटी में। तो उसके नीचे दिया हुआ है कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस क्या है। तो सर आई होप याद होगा, सबसे पहला वर्ड है एसेंशियल, दूसरा वर्ड है कोलैटरल। यहां पर रेपुडिएट होगा, यहां पर डैमेजेस होगा। यहां पर कैन वी ट्रीट ए कंडीशन एज ए वारंटी? यस, बट वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ये होने के बाद आता है सेक्शन 13, वेरी इंपॉर्टेंट चालू होता है। सर कौन सी सिचुएशन है जिसमें ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी? तो यहां पर 4 सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, जिसमें पहले 2 अपनी मर्जी है, नेक्स्ट 2 जबरदस्ती है। ये 4 सिचुएशन है, ये 4 सिचुएशन में आपको ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट किया जाना चाहिए? ब्रीच ऑफ वारंटी। सर व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इज दैट इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बट इन दिस 4 सिचुएशन यू विल बी ट्रीटिंग एज ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब यू कैन क्लेम ओनली डैमेजेस बट यू कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। सर व्हाट इज द 4th सिचुएशन? फर्स्ट सिचुएशन वॉलंटरी वेवर ऑफ बाय द बायर, यानी बायर ने ही बोला है जाने दे भाई, मेरे को क्या नहीं चाहिए, मेरे को रेपुडिएट नहीं करना है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, पर मेरे को क्या चाहिए? वेवर कर दिया। यानी एग्जांपल ही इज वेविंग ऑफ द थिंग्स। ओके, यानी यहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ, यानी भाई यार गुड्स लेके आया, गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुआ, लेकिन अब वो देना नहीं चाहता है। ओके, आपने कुछ कंप्यूटर लेके आया, कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुआ, लेकिन ठीक है वो बोल रहा है जाने दे भाई, वो खाली एक सेलर को बता दिया था कि भाई सेलर तूने ऐसे भेजा था, ये बोल के भेजना चाहिए था ना यार। ओके, पर वो बोलता है जाने दे, अभी मैं इसको यूज कर दिया, डेटा आ गया है, डेटा लोड कर दिया कंप्यूटर में, किधर मैं तेरे को दूंगा वापस, किधर क्या करूंगा? दिस इज नथिंग बट ए ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। दूसरा सिनेरियो है बायर इलेक्ट टू ट्रीट एज ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ वारंटी। सर ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? पहले में उसने वेवर कर दिया, वेवर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं तेरे को बता रहा हूं कि भाई यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ और ब्रीच ऑफ वारंटी मैं ट्रीट कर रहा हूं, मतलब मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन चाहिए नहीं मुझे कुछ। दूसरा पॉइंट में क्या हो रहा है, मैं तुझे गया था बासमती राइस मांगने के लिए, तूने बासमती की जगह टुकड़ा दे दिया। टुकड़ा राइस मतलब लो क्वालिटी ऑफ राइस, तूने लो क्वालिटी ऑफ राइस दिया, मैं घर पे आया, मुझे मालूम पड़ा लो क्वालिटी ऑफ राइस है। इस केस में मैंने क्या किया, मैं तेरे को आगे बोला एक काम कर, मुझे बासमती मत दे वापस, मेरे को टुकड़ा चल जाएगा, लेकिन जो प्राइस का डिफरेंस है वो मुझे वापस दे दे। ओके, डैमेजेस क्लेम कर लिया, यानी यहां पर क्या किया, सेकंड में डैमेजेस क्लेम किया। तो फर्स्ट और सेकंड में समझा डिफरेंस में? फर्स्ट में ना डैमेजेस क्लेम किया, कुछ भी नहीं किया, आपने वेव कर दिया। सेकंड में आपने
ओके रिपीटेड करने की जगह डैमेजेस क्लेम किया। एवरीबॉडी क्लियर? तीसरा, आपने कुछ ऐसे किया जहां पर नॉन कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल था और पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म कर दिया। ओके यानी एग्जांपल, अगर टुकड़ा और बासमती मिक्स था, आपने उसमें से बोला दही बासमती वाला रख रहा हो, अब बासमती वाला रख रहा हो तो टुकड़ा भी तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि मिक्स वाला पॉइंट है, नॉन सेवरेबल है, तो यहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज breach of warranty। बात खत्म है, then nothing can be done here and by the reason of impossibility or otherwise। यानी ऐसा कुछ है कि भाई उसको कुछ कर ही नहीं सकते भाई यार, लॉ के हिसाब से ये बता दिया है। ओके द ब्रीच ऑफ कंडीशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, समथिंग लाइक दैट। एग्जांपल, आपको मैंने सैंपल बेच के दिया था, सैंपल देखा, मैंने आपको मौका दिया था, तुमने सैंपल नहीं चेक किया, तुमने बोला भाई मेरे को बासमती दीजिए, मैंने बोला ठीक है ये लीजिए बासमती, ये दिखा है, मैंने सैंपल दिखा दिया आपको, मैंने सैंपल भी दिया था, आई हैव गिवन यू द टाइम टू चेक द सैंपल, मैं बोला देख लीजिए भाई साहब प्लीज डू चेक दिस गुड्स, चेक कर लीजिए सैंपल वैंपल मैच हो रहा है कि नहीं, नहीं ठीक है ना, मैच ही हो रहा है। घर पे गए और तुमको मालूम पड़ा मैच नहीं हो रहा है। ओके नाउ हियर एज पर लॉ अभी इंपॉसिबिलिटी है, अभी इंपॉसिबिलिटी, अभी कुछ भी नहीं कर सकते तुम। ओके कुछ भी नहीं कर सकते, जबरदस्ती है, लॉ बोल रहा है अभी ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या ट्रीट की जाएगी, ब्रीच ऑफ वारंटी। बात खत्म। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज योर सिनेरियो। तो ये 4 सिचुएशंस आपको ध्यान रखनी होगी, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो याद रखना कंटेक्स्ट वाइज ध्यान रखना, सेक्शन 13 बोलता है। तो सेक्शन 13 में क्या होगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके देखो ब्रीच ऑफ कंडीशन में आई होप सबको याद होगा, सर ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या क्या होगी। ब्रीच ऑफ कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, ओके उसी के साथ में होगा कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, और एक होगा कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, और एक होगा ब्रीच ऑफ क्या, ओके सैंपल। और क्वालिटी ऑफ फिटनेस में मर्केंटेबिलिटी भी थी, होलसमनेस भी था, इफ रिमेंबर। इन सब में से ब्रीच ऑफ कंडीशन में से कौन सी ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट की जाती है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्वालिटी वाला 16th वाला ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं है, अनलेस अनटिल यू स्पेसिफाई द पर्पस टू द बायर, बायर स्पेसिफाई द पर्पस टू द सेलर, और सेलर उसी पर्पस पे बोलता है, उसी पर्पस पे बायर उसको रिलाई कर लेता है। लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, अगर ट्रेडमार्क वाला पेटेंट वाला तुम कुछ लेके गए, ओके उसके अलावा पर्पस नहीं हुआ, एक ही पर्पस है तो डीम्ड है। ओके बायर ने पर्पस नहीं बताया तो भी माना जाएगा कि बायर ने पर्पस बताया हुआ है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये कुछ सेक्शंस है आपको जो ध्यान रखने होंगे, तोड़ सेक्शंस रहेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। ओके तो अपने सेक्शन 13 पढ़ लिया, तो मेरे को बताओ 11, 12, 13 क्या क्या है। 11 स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन एज टू डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। 12 ओके स्टिपुलेशन एज टू कंडीशन क्या है, स्टिपुलेशन एज टू वारंटी क्या है। 13 ओके व्हेन कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज वारंटी। 14 ओके कंडीशन एज टू टाइटल। ओके लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशन टू टाइटल। और सर ये कौन सी कंडीशन है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में डाली होगी तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाली है तो भी लॉ मानता है कि ये कंडीशन है, लॉ मानता है ये कंडीशन है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके तो एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशन एज टू वारंटीज एंड कंडीशन एंड वारंटी। सबसे पहला एक्सप्रेस कंडीशन विच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एक्सप्रेसली। इंप्लाइड कंडीशन प्रिज्यूम बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से पहली इंप्लाइड कंडीशन कंडीशन एज टू टाइटल है। तो कंडीशन एज टू टाइटल में क्या है, सबसे पहला ओके कंडीशन क्या है, सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स। और अगर ये एग्रीमेंट टू सेल है तो सेलर विल हैव राइट टू सेल द गुड्स एंड व्हेन प्रॉपर्टी इज टू पास। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। यानी टेक्निकली इसमें एकदम सेक्शन 14 एकदम सिंपल वैसे रहा था, कोई जिसने भी गुड्स बेचे हैं वो गुड्स किसके हैं, उसी के है, या उसी के पास राइट्स है वो गुड्स बेचने के। एग्जांपल मैं भी गुड्स बेच सकता हूं, मेरा एजेंट भी बेच सकता है, तो एजेंट इज आल्सो हैविंग अ राइट टू सेल द गुड्स। तो कंडीशन एज टू टाइटल। अभी एग्जांपल इमेजिन करो, मैंने आपको मेरी गाड़ी बेची, ओके बाद में मालूम पड़ा गाड़ी इज विनोद सर की गाड़ी है, वो मेरी गाड़ी नहीं है। ओके अब इस केस में विनोद सर आपसे गाड़ी क्लेम कर रहे हैं, आंसर इज यस, विनोद सर गाड़ी क्लेम करेंगे, राइट ओनर है। विनोद सर जब गाड़ी लेके जाएंगे तुम मेरे से क्या ले सकता है, पूरी गाड़ी के पैसे। कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रेप्यूडिएट। तू नहीं बोलेगा भाई यार ने गाड़ी दे दी, मैं नहीं बोलूंगा तूने गाड़ी क्यों दे दी, तेरी गलती, मैं तो चोरी करके लेके आया था। ओके ऐसा नहीं हो सकता। ओके कंडीशन एज टू टाइटल। तो मेरे को बताओ कंडीशन एज टू टाइटल में क्या कॉन्सेप्ट है। ओके जो भी बायर है उसको क्या होगा, कैन ही रेप्यूडिएट द डैमेज, रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, आंसर इज यस, रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ये ध्यान रखना, ये रेप्यूडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो कंडीशन एज टू टाइटल। और याद रखना ये मोर प्रिसाइजली बोलो तो 14A है, कौन सा है बड़ी, 14A। 14B और 14C इज वारंटी, 14B एंड 14C इज वारंटी। तो ये कौन सा सेक्शन है, 14A। तो कंडीशन एज टू टाइटल इज 14A। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन करके बेचा होगा गुड्स उस डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए। सर डिस्क्रिप्शन क्या होता है ये डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, ओके कंट्री ऑफ ओरिजिन कैन बी डिस्क्रिप्शन। ओके उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं क्या बोलते हैं उसका, कहां पर बना हुआ है, क्या से बना हुआ है, वो होगा उसका डिस्क्रिप्शन। एग्जांपल मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन USA इज नथिंग बट डिस्क्रिप्शन। इजिप्टियन कॉटन
डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है, ओके, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, कोहिनूर राइस, बासमती राइस, डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन जिसकी वजह से वो गुड्स की पहचान हो सके उसको हम डिस्क्रिप्शन बोलेंगे। तो क्या कंडीशन है, इंप्लाइड कंडीशन क्या है? इंप्लाइड कंडीशन लॉ बोलता है अगर कोई भी सेलर है जिसने गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे होंगे तो वो गुड्स किससे मैच होने चाहिए? डिस्क्रिप्शन से। अगर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? रेप्यूडिएट, बात खत्म। वॉइड मतलब रेप्यूडिएट करने का, ओके, दैट इज व्हाट योर सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन वेदर डिस्क्रिप्शन वाज एसेंशियल आइडेंटिफाइंग द गुड्स बाय द वेयर द बायर हैड एग्री टू परचेस। ये अपने को देखना होगा क्या उसी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे गुड्स बेचा गया है क्या, और अगर ये हुआ तो बायर क्या कर सकता है? यहां पर बड़ी बायर क्या कर सकता है? सेम सिनेरियो, रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, आपको सेक्शन 15 में और एक चीज याद रखनी पड़ेगी। ओके, वो सेक्शन 15 भी अपन साथ में कवर कर लेते हैं, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये भी तो 15 ही है ना मालिक। ओके, तो इसमें क्या 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 कंसिडरेशन है? कंसिडरेशन ये है कि जो बल्क ले रहे हो वो किससे मैच होना चाहिए? दो चीजें, सैंपल से भी एंड डिस्क्रिप्शन। सुनो सुनो सुनो, बल्क है ना, सैंपल से मैच हो रहा है, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है, रेप्यूडिएट रेप्यूडिएट रेप्यूडिएट। बल्क है ना, सैंपल से मैच हो रहा है, डिस्क्रिप्शन से नहीं हो रहा है, रेप्यूडिएट। सैंपल है ना, ओके, सैंपल से मैच नहीं हो, सॉरी, बल्क है ना, सैंपल से मैच नहीं हो रहा है पर डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है, रेप्यूडिएट। दोनों से मैच होना जरूरी है। तो कभी डिस्क्रिप्शन और सैंपल आया तो याद रखना। सर सैंपल और डिस्क्रिप्शन को कैसे ध्यान रखोगे? अगर मैंने बोला भाई यार मेरे को एक इजिप्शियन कॉटन का शर्ट बनाना है, उसके लिए कपड़ा दो, ओके, ये कौन सा हुआ? डिस्क्रिप्शन। लेकिन उन्होंने बताया देखो मेरे पास इजिप्शियन कॉटन के 3 सैंपल है, ये 3 सैंपल में से कौन सा चाहिए? मुझे ये वाला सैंपल चाहिए, सेकंड चाहिए, सेकंड वाला चाहिए। ये क्या हुआ? सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। आई होप समझ में आया बड़ी। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, इसमें एक भी मैच नहीं हुआ, एक भी चीज मैच नहीं हुई तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट। इसके बाद आता है सेल बाय सैंपल। सर सेल बाय सैंपल में आपको क्या ध्यान रखना है? सेक्शन 17 बोलता है, 16 छोड़ दिया अपने, 16 क्योंकि है कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। पर सेल बाय सैंपल में क्या है? 3 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। जब मैं कोई सैंपल से गुड्स बेचूंगा और आपके पास जो बल्क आएगा वो बल्क आपको चेक करने का मौका मिलना चाहिए, फर्स्ट थिंग, और वो किससे करस्पॉन्ड होना चाहिए? सैंपल से। ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? ओके, यानी पहला पॉइंट वो बल्क सैंपल से मैच होना चाहिए, आपके वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए चेक करने के लिए। वैसे देखो, वैसे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 37 में क्लियर बोला था, जब मैं परफॉर्म करूंगा मैं अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, यू शुड हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक द एग्जामिन द गुड्स। ये पॉइंट इधर भी लॉजिक बैठी रहा है, तो 37 में भी था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के, और इसमें भी है कि इसमें भी अगर मैं गुड्स कोई सैंपल से बेच रहा हूं, किससे बेच रहा हूं? सैंपल, तो सामने वाली पार्टी को ओके एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो सैंपल चेक करने के लिए, अच्छा अच्छा ये मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, ये पॉइंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एंड तीसरा सिनेरियो, अगर आपको याद होगा, वर्ड लेटेंट डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। कौन सा डिफेक्ट? लेटेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेटेंट डिफेक्ट? लेटेंट डिफेक्ट मतलब दिखने वाले डिफेक्ट नहीं। देखो आपने सैंपल चेक कर लिया, कोई डिफेक्ट नहीं था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, और बाद में मालूम पड़ा अंदर कुछ डिफेक्ट था, जिसका एग्जांपल था आपने शूज का एग्जांपल दिया था। शूज का जो पॉइंट था, आपने बोला भाई सोल एकदम जबरदस्त है, रबर का सोल है, ओके, रबर का सोल ही दिख रहा था, रबर का सोल ही दिख रहा था, लेकिन बाद में जब मैं यूज करना चालू किया, बाद में मालूम पड़ा रबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? पेपर। ओके, इसका कागज बड़े हुए हैं, बात खत्म। ये कौन सा डिफेक्ट है? लेटेंट। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेटेंट डिफेक्ट? जो ओपन आई से ऐसे दिखते नहीं है, यूज करने के बाद दिखते हैं, ओके, बाद में मालूम पड़ता है, तो सैंपल सही तरह से नहीं हुआ। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो 3 चीजें होनी चाहिए, शेल करस्पॉन्ड विद सैंपल, ओके, क्वालिटी में मैच होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमार्केटेबल व्हिच वुड नॉट बी अपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जाम्पल। व्हिच वुड नॉट बी अपरेंट को क्या बोलते हैं? लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट यानी अपन भाई साहब खुली आंखों से नहीं दिखेंगे। सर इसका मतलब चश्मा लगा के दिखेंगे तो दिखेगा क्या? भाई भाई चश्मा लगा के नहीं, ओके, यूज करने के बाद मालूम पड़ता है कि इसमें कोई डिफेक्ट्स है। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो भाई साहब ये हो गया तेरा 17वां सेक्शन। 17वां के बाद आता है तेरा 16th वाला सेक्शन। 16 मैटर्स ए लॉट बिकॉज 16 ही है जो आपको कंफ्यूज करेगा डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी एंड फिटनेस पे। पर मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा हुआ है क्लास में, आपने ध्यान रखना है। अगर मैं बोल रहा हूं ये कॉटन है, ये कॉटन का है, ये क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन। ये सिल्क है, डिस्क्रिप्शन। ये इजिप्शियन कॉटन है, डिस्क्रिप्शन। ये मेरे को फिट आएगा क्या? क्वालिटी फिटनेस। आपको ये समझना जरूरी है, ओके, ये पॉइंट है। इसकी वजह से मुझे रैशेस नहीं आनी चाहिए कपड़ा पहनने के बाद। क्वालिटी फिटनेस ये किसकी जिम्मेदारी है? बायर की, सेलर की नहीं है। अगर अनलेस एंड अनटिल बायर सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताता और सेलर बायर को गुड्स वैसे नहीं बेचता जैसा बताया गया है, ओके, बायर ने बताया। आत्मा क्लियर? ओके, ये रहा तो ही आपके पास इंप्लाइड कंडीशन है क्वालिटी फिटनेस की, आप गुड्स रिटर्न कर सकते हो। जैसे एक केस स्टडी है जो आप केवी डेम्टर में पढ़ने वाले हो, जहां पर आपने बोला था प्रीस्ट वाला केस स्टडी था, जिसके अंदर आपने आए मेरे पास एक फार्मेसी कंपनी है, आपने बोला गर्म पानी के लिए बोतल दीजिए, ओके, आप लेके गए और आपने बोला क्या इसमें गर्म पानी रह सकता है? अब मैंने बोला हाँ, और आप लेके गए, गर्म पानी डाला, बोतल फूट गई और आपको डैमेजेस हुए, क्या तुम रेप्यूडिएट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट? यस, क्योंकि ये क्वालिटी फिटनेस के लिए था। इसमें केवी डेम्टर नहीं लगेगा, लेट द बायर बी वेयर। तुमने मेरे को पर्पस बताया था, मेरी जिम्मेदारी है। सर इसके कुछ कंडीशंस ध्यान रखना है। अगर आपने गुड्स, ओके, गुड्स अगर आपने ब्रांड के लिए है तो इसमें ये क्वालिटी फिटनेस नहीं चलता। सेकंड, ओके, अगर कोई पर्पस एक ही है और आप चुप रहते हो, आप मतलब कौन? बायर, तो भी डीम्ड क्वालिटी फिटनेस का इंप्लाइड कंडीशन माना जाएगा।
क्योंकि जैसे एग्जांपल लिया था दांत का, अगर मैं दांत आर्टिफिशियल दांत ले रहा हूं तो इसका लॉजिक क्या है कि मैं घर पे बाजू में रखने के लिए ले रहा हूं क्या, ओके वो शो के लिए ले रहा हूं क्या, अखरोट तोड़ूंगा फट और खाऊंगा ऐसा चूरा करके, ऐसा थोड़ा ना होगा, तो फिट होना चाहिए ना मेरे अंदर, तो इसके इसमें क्या पर्पज है, दांत वाला नहीं बोलेगा तुमने पर्पज ही नहीं बताया इसका क्या था, अरे भाई इसका एक ही पर्पज था, एक ही पर्पज है, तो उसके लिए आपका डीम्ड क्वालिटी फिटनेस है कि बैठना चाहिए, अगर बैठ नहीं रहा है तो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, आई होप ये लॉजिक क्लियर है क्वालिटी फिटनेस का। और मैं आपको वापस बता रहा हूं, याद रखना क्वालिटी फिटनेस मैटर्स ए लॉट, बिकॉज ये कंफ्यूज किसके साथ होगा, डिस्क्रिप्शन के साथ। डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी फिटनेस मिक्स मत करना, आपको यूज कैसे हो रहा है, आपको फिट हो रहा है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट लिखना है। अच्छा, बेटी की शादी है, इसके लिए मुझे कपड़ा दिखाओ, ये क्या हुआ, क्वालिटी फिटनेस। बेटी की शादी के लिए मुझे कॉटन का कपड़ा दिखाओ, क्वालिटी फिटनेस प्लस डिस्क्रिप्शन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, मेरे घर पे भाई यार आज दावत बटने वाली है, इसीलिए चावल बिरयानी बनानी है, बिरयानी के लिए मुझे चावल दिखाई है, क्वालिटी फिटनेस। बिरयानी के लिए चावल दिखाइए, लेकिन मुझे कोहिनूर राइस दीजिए, डिस्क्रिप्शन। ये ध्यान रखना, आपको पर्पस क्या है वो आप बताओगे, क्वालिटी फिटनेस होगा। ओके भाई, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो इसके लिए ऐसा कपड़ा बताओ जिसमें गर्मी ना हो, क्वालिटी फिटनेस। समझा? ओके, गर्मी में मेरे को कॉटन वाला वो बंडी वाला कपड़ा दिखाओ, ओके डिस्क्रिप्शन। ये कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करना है। आई होप ये क्लियर है। बस आप सेक्शन लगाने के लिए कामयाब रह जाओ, बाकी सब सारी अपने आप ही हो जाएगी, वो आपको समझ में आ जाएगा। कैविट एम्टर किसका सेक्शन का लॉजिक है, 16 का। Okay, so condition as to quality fitness. Condition as to reasonable fitness may be implied if buyer had made known the seller the purpose of his purchase and relied upon skill and judgment of the seller. Okay, is that point clear? लेकिन अगर पर्पज एक ही है तो बताने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर पर्पज एक है तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ब्रांड का तुम कुछ लेके जा रहे हो तो क्या इसमें क्वालिटी फिटनेस एप्लीकेबल होगा, नहीं, क्योंकि ब्रांड पे रिलाई कर रहे हो तुम किस पे रिलाई कर रहे हो, ब्रांड पे। दैट इज हाउ क्वालिटी फिटनेस कम्स इनटू पिक्चर। इसके अलावा इसी सेक्शन का और एक हिस्सा है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मेरे को बताओ, जो भी आपके क्वालिटी फिटनेस है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन गुड्स शुड बी मर्केंटेबल क्वालिटी। यस, इसका पॉइंट एकदम क्लियर रखना। अगर आपको सैंपल से गुड्स बेचे हुए और सैंपल चेक करने का मौका मिला था, तुमने चेक नहीं किया, गलती किसकी है, बायर की, फिर उसमें गुड्स ऑफ मर्केंटेबिलिटी मैटर नहीं करेगा। सर एग्जांपल बताता हूं। ओके, अपन एक कार कंपनी है जिसने हॉर्न खरीदे थे, हॉर्न खरीदने के बाद मालूम पड़ा हॉर्न के ऊपर स्क्रैचेस थे। अगर आपको चेक करने के लिए मौका मिला था, आपने चेक नहीं किया, तुम्हारी गलती। बाद में आके नहीं बोल सकते हॉर्न बिकेगा नहीं आगे क्योंकि स्क्रैचेस लगे हुए हैं। ओके, तो गुड्स भी और मर्केंटेबल क्वालिटी, मर्केंटेबल मतलब सेल, आगे सेल होने चाहिए, तो गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए, ओके गुड्स शुड बी ऑफ विच क्वालिटी, मर्केंटेबल क्वालिटी। तो मर्केंटेबल क्वालिटी के लिए अगर ऑलरेडी तुमने चेक कर लिया था, तुमने एग्जामिन किया था, तो क्या ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, नहीं। एंड और एक रहेगा कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये कब एप्लीकेबल होता है, ईटेबल्स। सर ईटेबल्स रहा, दूध रहा, ओके इसके 2-3 एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। दूध वाला था जिसके अंदर टाइफाइड के कीड़े थे, एक हस्बैंड की बीवी मर गई वो दूध पी के, क्या वो डैमेजेस क्लेम कर सकता था, यस। ये रेप्यूटेड तो क्या ही करेगा, दूध का पैसा वापस लेके क्या करेगा, लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सका, आंसर इज यस, बिकॉज ऑफ होलसमनेस। दूसरा और एक एग्जांपल है, आप कोई होटल में गए, होटल में जाने के बाद मेरे को बताइए, होटल में जाने के बाद आप खा रहे होते हो, आपने वेजिटेरियन मंगाया, आप प्योरली वेजिटेरियन, और उसमें अगर बाई चांस चिकन का टुकड़ा आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, कंडीशन एज टू होलसमनेस। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। ओके, केक खा रहे हो, केक के अंदर पत्थर आ जाता है कभी कभी, मालूम है पत्थर, ओके वो आ गया, कंडीशन हैज टू होलसमनेस। क्या मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ, यस, बट मेक श्योर इधर कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूटेट करने का लॉजिक मत लगाना, सर मैं केक वापस दूंगा तो पैसे उतने ही देगा, वो लॉजिक नहीं है। डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। आपने रिसेंट में देखा होगा, एक रिसेंट नहीं मतलब साल भर हो गया होगा, जिसमें एक होटल में कोई तो गए थे, कुछ पान दिया था, ठंडा पान, और दो तीन फैमिली मेंबर ने वो पान खा लिया ठंडा, और पूरा मुंह जल गया उनका, पूरा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, इसीलिए ठंडा पान पे रिलाई करने के लिए वो कुछ कार्बोनेट वगैरह वो कुछ तो डाल के, वो ऐसा पान धुआं निकालते नहीं क्या, धुआं पान निकालने वाला, वो डाल दिया, मुंह जल गया, और वोमिटिंग वगैरह, मुंह जल गया पूरा, अलग अलग इंपैक्ट हुए। ओके, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं वो, बिकॉज ऑफ होलसमनेस। ओके, ये होलसमनेस की वजह से, ये ध्यान रखिए। तो होलसमनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं होता, होलसमनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं होता, होलसमनेस के लिए क्या क्लेम होता है, डैमेजेस। दिमाग में रखना, इधर गलती से भी आपने लग दिया कॉन्ट्रैक्ट इज रेप्यूडिएटेड, ओके अगला आइटम कंफर्म, यस बड़ी। ओके, क्या बोला, डैमेजेस एग्जाम्पलरी होगा कि नहीं होगा वो सेक्शन को जाने दे, अपना कुछ नहीं लेना देना, अपने को आंसर क्या लिखना है, डैमेजेस। अभी एग्जाम्पलरी मतलब क्या होगा, एग्जाम्पलरी कुछ भी निकालूंगा ऐसा नहीं है, मेरी जिंदगी चली जाएगी ऐसा नहीं होगा, हॉस्पिटल का खर्चा है उतना निकाल करो। ओके, बीवी मर गई तो उसके लिए वैसे ही होगा, जैसे बीवी मर गई तो उसका हॉस्पिटल का जो खर्चा लगा होगा वो वगैरह लगा होगा। अब बीवी मर गई, बीवी तुम्हारे साथ और 50 साल टिकती तो कितना क्या होता है, ऐसा थोड़ा ना डैमेजेस कुछ होगा। और डैमेजेस एग्जाम्पलरी कब मिलता है, तुम एग्जाम्पलरी डैमेजेस को कंफ्यूज मत करो। सेक्शन 73 में क्या बोला, एग्जाम्पलरी डैमेजेस कब मिलेगा, सिर्फ 2 ही केस में, शादी का वादा और बैंक वाला, बात खत्म है ना। तो तुम दूसरी चीजें घुसेरो मत उसके अंदर, एग्जाम्पलरी डैमेजेस नहीं होते, डैमेजेस होंगे। डैमेजेस कौन सा हो गया वो, अभी आप बोलोगे जब बीवी मर गई तो मेरा कैसे डैमेजेस कैलकुलेट किया जाएगा, वो कोर्ट को डिसाइड करे, तो तुम डिसाइड मत करो। ओके, तो टेक्निकली आई होप ये भी क्लियर है बड़ी।
इसके बाद आता है इंप्लाइड वारंटी। सर इंप्लाइड वारंटी में क्या सीन है? ओके क्या मुझे मिल, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैंने क्लियर समझा दिया, वापस गड़बड़ मत करना। ऊपर जो अपन ने पढ़ा था ये क्या था? इंप्लाइड कंडीशन। लेकिन मैंने बोला क्लियरली जब होलसमनेस की बात आएगी आप उसमें रिपीटेड द कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखोगे, उसमें लिखोगे डैमेजेस। ओके वो वारंटी जैसा लॉजिक लगाने का। ओके और यहां पर आता है इंप्लाइड वारंटी, इसमें भी क्या लिखना है? रिपीटेड द कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इधर क्या होगा? क्लेम डैमेजेस। तो सर कितने इंप्लाइड वारंटी? इंप्लाइड वारंटी 14B 14C। मैंने बताया था 14A किधर गया? कंडीशन। 14B 14C इंप्लाइड वारंटी, वो पहला था कंडीशन एज टू टाइटल, इधर है कंडीशन एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। दूसरा है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बेंस। ये दोनों मैं बता देता हूं। कंडीशन एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, आई डोंट नो कितने जन को याद होगा, आप मेरे से लैपटॉप लेके गए थे, उसमें ओएस डाला हुआ था। ओके आप जब ये ओएस यूज करने लगे अचानक ओएस डिस्टर्ब हो गया, ओएस को कुछ करप्ट हो गया, फिर आप गए टेक्निकल एक्सपर्ट के पास, उसने ओएस नया इंस्टॉल करके दे दिया, जो 2000 ले लिए, तो 2000 मुझसे रिकवर कर सकते हो? यस। लेकिन आप आगे नहीं बोल सकते मेरे को लैपटॉप कैंसिल करना है। लैपटॉप क्यों कैंसिल करना है भाई? लैपटॉप का क्या गलती है? तुम्हारा लैपटॉप सोनी वोनी जैसा चाहिए था वैसे ही दिया मैंने, खाली अनडिस्टर्ब पोजीशन हुआ ना, अनडिस्टर्ब के लिए जो भी चार्जेस होंगे वो मुझसे रिकवर कर ले बड़ी। ओके दूसरा आता है नॉन एग्जिस्टेंस इनकम्बेंस, यानी जब मैंने आपको गाड़ी बेची, गाड़ी पे लोन था, मैंने आपको बताया नहीं, तो लोन रीपे करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी। आपको जैसे ही मालूम पड़ा बैंक का लोन है उसके ऊपर, आप मेरे को आइए, आप कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप लोन का अमाउंट मुझसे ले सकते हो? यस। ओके दैट इज योर 14C। वारंटी एज टू क्वालिटी फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, ये तो अपने डिस्कस कर लिया 16.3 वाला कॉन्टेक्स्ट। ओके अगर आपको मालूम होगा कोई भी गुड्स आता है उसके साथ में एनेक्चर आता है कि उसको यूज कैसे करना है। ओके यूज कैसे करना है, उसका यूज करने का तरीका है इज नथिंग बट ओके वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। ओके अगर मैंने उसके हिसाब से ही यूज किया जैसा लिखा था और उसके बाद भी कुछ इंपैक्ट हुआ तो क्या उसके डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं? यस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स को डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो इंप्लाइड वारंटी कितनी है बड़ी? 4, ये पॉइंट है, और कंडीशन ऊपर की मैंने समझा दी है। तो ये है इंप्लाइड वारंटी एंड कंडीशन। लेकिन अल्टीमेट में कॉलेज मेरे को बताओ कौन सी कंडीशन आपको मिलती नहीं है? वो है आपकी क्वालिटी एंड फिटनेस। क्यों नहीं मिलती है वो क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन आपको? क्योंकि कैविएट एम्प्टर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैविएट एम्प्टर? कैविएट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बीवेयर, यानी किसकी जिम्मेदारी है गुड्स खरीदने के पहले? बायर की। किसने देखना चाहिए गुड्स सही है कि नहीं है? बायर ने। किसने देखना चाहिए फिट फॉर कंजम्पशन है कि नहीं है? बायर ने। बस खत्म है। रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर इज लेड डाउन इन सेक्शन 16 which states subject to the provisions of this act or any other law at the time in force there is no implied warranty or condition as to quality fitness for particular purpose of goods। यानी there is no implied warranty, नहीं है भाई। following are the condition to be satisfied if buyer has made known to the seller the purpose, okay caveat emptor applicable नहीं होगा। समझा? दूसरा द बायर रिलाइड ऑन सेलर स्किल्स एंड जजमेंट, कैविएट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। ओके अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हुई तो कैविएट एम्प्टर नहीं करोगे। इसका सिंपल सा आंसर अपने पढ़ा था ना, तुमने मुझे डिस्क्रिप्शन बता दिया, हॉट वाटर बॉटल चाहिए, मैंने आपको दे दिया ये हॉट वाटर बॉटल है और आपने उसमें पानी डाला, फूटी है, माँ कसम खत्म है। तुमने किस पे रिलाई किया? मुझ पे। तुमने नहीं ये मत दो भैया, ये मत दो हॉट बॉटल, दूसरी बॉटल दे दो। मैं बोला वो अच्छी नहीं है और आप फिर भी वो लेके गए, किसकी जिम्मेदारी? बायर। फिर सेलर की नहीं है, सेलर के जजमेंट पे रिलाई नहीं किया। और इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो मेरे ख्याल से आपको मालूम हो गए। एक्सेप्शंस कुछ नहीं करने हैं, आपने जो पहले लिखे हुए सारे के सारे सेक्शन के बारे में लिख दोगे आप। ओके ये वाला पॉइंट आप एक्सेप्शन में ध्यान रखना। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज अगर बता देता है तो उसके संबंध में होता है परचेज अंडर पेटेंट एंड ब्रांड नेम, सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, मार्केटेबल क्वालिटी, सेल बाय सैंपल, सेल डिस्क्रिप्शन, ट्रेड यूसेज। ये सारा का सारा जो आपने पहले पढ़ा उसी के बारे में ये कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शन है। लेकिन इसमें एक ही एक्सेप्शन अलग था, अगर आपके साथ जब गुड्स बेचे हैं तो सेलर ने क्या किया? ओके सेलर ने फ्रॉड किया या कुछ चीजें कंसील की। आप याद रखना यहां पर आप ऑल टुगेदर 2 कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो आप सेक्शन 17 लगा सकते हो और उसके साथ में 19 लगा सकते हो। लेकिन अगर ये सोगा है तो आपको सेक्शन 16 लगाना होगा और कैविएट एम्प्टर समझाना होगा। कैविएट एम्प्टर के साथ में आपको उसके एक्सेप्शन में समझाना पड़ेगा। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं, अगर बायर ऑर्डिनरी डिलीजन से वो फ्रॉड ढूंढ सकता था तो बायर कैविएट एम्प्टर का लॉजिक नहीं ले सकता। यानी एग्जांपल जब आपने ये एग्जांपल मैंने इसका एग्जांपल ऐसे दिया है, आपने ये फर्नीचर खरीदा मुझसे, ये फर्नीचर की टांग टूटी हुई थी, ये टांग टूटी हुई थी तो टांग टूटी हुई थी, मैंने चिपकाई है फर्नीचर की टांग। आई होप ये समझ में आ रहा है। जब मैंने फर्नीचर की टांग चिपकाई है, वो चिपकाया हुआ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि भाई यार गड़बड़ है। ओके ये दिख रहा है। अब ये टांग टूटी हुई और दिख रहा है चिपकाया हुआ है, तो फिर गलती किसकी है? बायर की। बायर ने लेकिन ऐसा चिपकाया मैंने कि तेरे को दिख ही नहीं रहा है, ऊपर से ऐसा अंदर से कुछ चिपका दिया, दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर फ्रॉड या कंसीलमेंट माना जाएगा। फिर आप यहाँ पर किसको लायबल कर सकते हो? सेलर को। तो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आया सेम लॉजिक है। अगर आपको याद होगा 17 19 में भी आपने यही पढ़ा था, 19 में भी ओके कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कब हो सकता है फ्रॉड का? अगर ऑर्डिनरी डिलीजन से बायर को समझ में नहीं आए। यानी एग्जांपल यार आप गाड़ी लेके जा रहे हो, बायर वो बोल रहा है भाई 1 लाख किलोमीटर चली है, उससे ज्यादा नहीं चली है, और मीटर पे दिख रहा है 2.5 लाख किलोमीटर। क्या मजाक कर रहे हो यार? 2.5 लाख किलोमीटर मीटर पे दिख रहा है ऑर्डिनरी डिलीजन से ना यार। कोई भी गाड़ी खरीदेगा तो पहले देखेगा ना मीटर पे कितने किलोमीटर चली हुई है, दिख रहा है ना उसमें कुछ नहीं बोलने दो यार।
कुछ नहीं बोलने तो, कुछ भी बोलने तो यार सेलर ने। ओके, तो अब यहाँ पर आप डैमेजेस नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं कर सकते, याद है सेक्शन 19 में बोला था, याद है कि नहीं वीडियो लोग? ओके देखिए यहाँ पर भी वैसे ही वो कॉन्टेक्स्ट आएगा, क्या भी डेम्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। भारत माता की जय मालिक। तो यूनिट 2 क्लियर बड़ी, सो यूनिट 2 वी हैव डन एंड डस्टेड, तोड़ बड़ी।